नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 2016 के प्रश्नों का हल। ये प्रश्न न केवल पीसीएस की परीक्षा में भी दोबारा पूछ लिए जाते हैं, बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना जरूरी है। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, जो कि अफ्रीका में है। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। तो एनु जापानू ऐसे बैठा लीजिए, याद रहेगा। बद्दू जनजाति अरब में पाई जाती है। नेक्स्ट, माकोम कोयला की खान है। कोरापुट बॉक्साइट की खान है। नेक्स्ट है चित्रदुर्ग मैग्नीज की खान है, कर्नाटक में स्थित है। डल्ली रजहरा लोहे की खान है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, किंकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में है। कैंटेन चीन में है। लॉरेन फ्रांस में है। बेलो हरिजोंटे ब्राज़ील में है। नेक्स्ट, नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो प्रश्न था कि नेलांग घाटी कहाँ स्थित है। ये घाटी स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है तातीपाका तेल शोधनशाला? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। याद रखिएगा, प्रश्न था कि किससे संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसके अनुसार एक पहले विश्व सिमटा हुआ था, एक बड़ा विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक एफ जॉर्ज लेमेंतर हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है और नीचे केरल वाला भाग मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। तो आगरा, दिल्ली, जयपुर तीनों शहर शामिल है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत। नेक्स्ट है लानोज घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला में पाया जाता है। ये स्टेपी यूरोप में पाया जाता है, रूस यूक्रेन में। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो याद रखिएगा 23.5 अंश पृथ्वी झुकी हुई है। आगे देखते हैं कि आकार के अनुसार झीलों का घटता क्रम इस प्रकार है। प्रश्न दिया था कि घटता क्रम कौन सा है, तो इस प्रकार है। इनमें सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, उसके बाद विक्टोरिया झील छोटी है उससे, फिर बैकाल झील, तब बियर झील। नेक्स्ट, याद भी रखिएगा, सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील जो कि कीनिया, तंजानिया, युगांडा की सीमा पर स्थित है। कितियू याद रखिएगा, कीनिया, तंजानिया, युगांडा। और ये विषुवत रेखा पर स्थित है। यहीं से नील नदी, सफ़ेद नील नदी निकलती है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है, सबसे गहरी झील है। और ग्रेट बियर झील कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ये याद रखिएगा। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये चंबल नदी पर है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध एक कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, रॉटरडम बांध नीदरलैंड में है, नीदरलैंड, हॉलैंड। मोंटेविडियो उरुग्वे में स्थित है, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो भी। जकार्ता ये बंदरगाह है, बांध नहीं बंदरगाह। जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया का है और इगारका बंदरगाह रूस का है। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है, जो कि 2637 मीटर ऊंची है और ये नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, दिल्ली इनमें से किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा होती है? इसमें सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर वर्षा लौटते हुए मानसून से अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ज़्यादा होती है। नेक्स्ट,
फान फान पवन कहाँ चलती है? तो आल्प्स पर्वत की ढलान पर चलती है। बोरा इटली में चलती है। मिस्ट्रल पवन राइन घाटी में चलती है। और खमसिन पवन मिस्र में चलती है। नेक्स्ट है विंध्ययन कुडप्पा धारवाड़ गोंडवाना में नवीनतम चट्टान श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नवीनतम इसमें से गोंडवाना है। चट्टानों का क्रम इस प्रकार है भारतीय चट्टानों का: आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्ययन, गोंडवाना, दक्कन, उसके बाद टर्शियरी आएगी, फिर क्वाटरसरी आएगी। तो इसको आधा कॉपी गढ़ वर्ड से बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट लेह से श्रीनगर जाने का रास्ता जोजिला दर्रा से गुजरता है। तो लेह से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे से कुछ जाना होगा? जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा वर्तमान में संघ शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। इसी प्रकार जम्मू से श्रीनगर का रास्ता बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में एक और दर्रा प्रसिद्ध है लिपुलेख, जिससे कि मानसरोवर तिब्बत की यात्रा पर लोग जाते हैं, कैलाश मानसरोवर। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल थे। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के विभाजन के खिलाफ 1919 में चलाया गया था। तो इसके ये अली बंधु हैं, दोनों भाई थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था? तो वो था लाल कुर्ती आंदोलन। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के दौरान जो चला था, उसी दौरान। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं और इनको भारत रत्न पुरस्कार 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट, धोंदो केशव कर्वे का संबंध स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों से है। इन्होंने दोनों के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन 1866 में शुरू हुआ था। कहाँ कब शुरू हुआ था? 1866 में। याद रखिएगा कहाँ शुरू हुआ था? तो सहारनपुर जिले में शुरू हुआ था। और इसको शुरू करने का श्रेय कासिम और गंगोही दो लोगों को था। कासिम नानोतवी और गंगोही दो लोगों को। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चपल की संधि से समाप्त हुआ। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, उसमें से प्रथम एक्स-ला-चपल की संधि से समाप्त हुआ था और दूसरा कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटेन की हार के साथ समाप्त हुआ था। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें प्रथम 1867 से 69 तक चला था, इसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 तक चला था, जो कि मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 तक चला था, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें तो टीपू सुल्तान मारा ही गया था और उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ था 1799 में। नेक्स्ट, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार राज्य कौन था? तो सतारा था। तो डलहौजी का शासनकाल भारत में 1848 से लेकर 1854 तक था। इस दौरान इसने कई राज्यों का विलय कर दिया था हड़प नीति के द्वारा, जिसके अंतर्गत जिस राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो उसको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। उसके अंतर्गत सतारा का 1848 में, जैतपुर और संभलपुर का 1849 में, 1850 में बघाट का तथा 1853 में झांसी एवं 1854 में नागपुर आदि राज्यों का विलय किया गया था। और इसने अवध का विलय भी किया था 1856 में, जो कुशासन के आधार पर कर लिया था। तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग बनकर आए थे गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट है कि विक्रमशिला बिहार का संस्थापक धर्मपाल थे। तो धर्मपाल पाल वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे और इनको परम सौगत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विक्रमशिला तथा सोमपुरा नामक 2 बिहार स्थापित करवाए थे। नेक्स्ट है दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक फेयर सर्विस है। याद रखिएगा, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की जड़ें पुस्तक किसने लिखी है? फेयर सर्विस ने। नेक्स्ट है लाला कलावंश से हिंदू संगीत की शिक्षा अकबर ने ली थी। प्रश्न था लाला कलावंश से हिंदू संगीत की शिक्षा किस मुगल शासक ने ली थी? तो अकबर ने ली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से, याद रखिएगा। 3 मानव कंकाल मिले हैं, एक ही कब्र में दफनाए गए। नेक्स्ट है गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान था और इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली परिवर्तित कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही शासन संचालन करता था। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र के लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? लेखैया से। लेखैया पड़ता कहाँ है? ये विंध्य क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट है नागलापुर नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने कराई थी। तो किसने कराई थी नागलापुर नगर की स्थापना? कृष्णदेव राय ने। यही प्रश्न भी था कि कृष्णदेव राय की राजधानी मतलब कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलापुर नगर। और कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के प्रसिद्ध शासक थे और एक तुलु वंश के शासक थे और इनका शासनकाल भारत में 1509 से 29 तक था, यानी जिसमें बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उसमें विजयनगर में कृष्णदेव राय का ही शासन था। और बाबर ने अपनी पुस्तक तुज़्के बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी है इसका उल्लेख भी किया है कि कृष्णदेव राय भारत के एक शक्तिशाली शासक हैं। नेक्स्ट है मुगल काल में लखनऊ मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई होती थी। प्रश्न था कि किस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई होती थी? तो लखनऊ मदरसे में होती थी। आगे देखते हैं अब कि जहांगीर के काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ। तो याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ तथा वह खुद भी एक बहुत ही कुशल चित्रकार था? तो जहांगीर था। तो जहांगीर ने आका रिजा के नेतृत्व में एक चित्रणशाला भी स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर 20 से 27 तक रहे थे। तो याद रखिएगा, टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड ने भारत में महालवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन शुरू कराया था। और अरे महालवाड़ी बोल रहा हूँ, ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें किसानों या रैयतों को भूमि का मालिक माना जाता था और जमींदारी महालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी में सबसे ज़्यादा भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी, जो कि कुल भूमि के 51% भाग पर थी और 30% भाग पर महालवाड़ी थी, मात्र 19% पर जमींदारी का प्रचलन था। तो याद रखिएगा इनका शासनकाल कब था मद्रास में? तो 20 से 27 तक था। मद्रास, बम्बई आदि क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। नेक्स्ट कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, 14 विषय मतलब उसमें है और उसमें से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। और अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें काफ़ी नरसंहार हुआ था। इसमें माना जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। इसी युद्ध की हृदय विदारक घटना से अशोक अत्यंत व्यथित हुआ और इसने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय कर लिया और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात सिख धर्म में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। उसमें सबसे कम किस धर्म में है? तो सिख धर्म में है। आगे देखते हैं अब 38 क्वेश्चन
कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में उल्लेख है इसका, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है, जबकि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 है, जिसमें सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का था, 1106 के आसपास था। और उसके बाद बंगाल है, उसका भी 1000 के ऊपर जनघनत्व था। 2 राज्य थे जिनका जनघनत्व 1000 के ऊपर था। तीसरे स्थान पर केरल है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व याद रखिएगा 829 था 2011 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 की वृद्धि दर जनसंख्या की। तो 1971 से 81 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही थी 24.66% में है, और 81 से 91 के बीच रही थी 23.87%, और 91 से 2001 के बीच रही थी 21.54%, और 2001 से 11 के बीच रही थी 17.7%। इसको सुमेलित करना था 10 की वृद्धि दर को, तो याद रखिएगा 71 से 81 के बीच 24.66% वृद्धि दर रही थी, उसके बाद 23.87 रही, फिर 21.54 रही, फिर उसके बाद 17.7, यानी घटते क्रम में है 10 की वृद्धि दर। ये प्रश्न भी आता है कि किस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, तो वो रही थी 61 से 71 के बीच, जिसमें 24.8% वृद्धि हुई थी, यानी 71 से 81 से थोड़ा ज़्यादा रही थी। इसकी 24.66 है, उसकी रही थी 24.8%, 61 से 71 की। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने का विधेयक संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तो साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है एक नया राज्य बनाने का संकल्प। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून बनाकर नया राज्य बना सकती है, लेकिन नया राज्य बनाना संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा कुल उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से किसी विषय को, राज्य सूची के विषय को इम्पॉर्टेंट घोषित कर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, और ये कानून एक बार में 1 साल से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। तो कौन संशोधन कर सकता है मौलिक अधिकारों में? तो संसद कर सकती है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जब जनता पार्टी की सरकार थी, उसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार तक सीमित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उसे 14 दिनों के अंदर कार्रवाई करते हुए वापस नहीं लौटाती है। तो 14 दिनों के अंदर उसको राज्यसभा द्वारा अपनी रिपोर्ट देनी होती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253 के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। तो अनुच्छेद 253 में प्रावधान है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय करार संधियों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अब आगे देखते हैं। यह कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो सही बात है, इन्होंने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है। बाकी सामान्यतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। तो ये डिफरेंस है कि डॉक्टर अंबेडकर की पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 माना जाएगा, और नॉर्मली पूछा जाए तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। और नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। सही बात है, इसीलिए इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है।
तो भारत के इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि का प्रयास का प्रावधान अनुच्छेद 51 में, इसलिए विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कब किया था? 1973 में। और किस वाद में किया था? पहली बार केशवानंद भारतीवाद में। इसमें उसमें मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी थे। इन्हीं के नेतृत्व में 13 जजों की संविधान पीठ बनी थी, जो अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। उसमें डिसीजन दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा खंडित नहीं होना चाहिए। और अभी केशवानंद भारती का कुछ दिनों पहले देहांत भी हो गया है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया था और इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 में है। तो इसलिए एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्नों को कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति ही किसी भी राज्य की जनजाति या जनजाति को अनुसूचित घोषित कर सकता है, अनुच्छेद 341 के तहत। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में है। तो याद रखिएगा 324 में है। इसको याद करने का एक तरीका तो ये है कि जोड़ लीजिए अंकों को। 3 2 5 4 9 हो गया, 9 से निर्वाचन आ रहा है, तो 9 अंकों की संख्या है जोड़ने पे, तो वही निर्वाचन से संबंधित है 324। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। 1989 में पहली बार 3 सदस्यीय बनाया गया था, लेकिन फिर उसको 1 सदस्यीय कर दिया गया और फिर बाद में 1993 में अस्थायी रूप से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न आया था कि कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो उसमें महान्यायवादी आंसर सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है। ये भारत सरकार का प्रमुख वकील एक प्रकार से होता है, विधि पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 148। याद रखिएगा, 150 से थोड़ा कम है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 335A में किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण अभी पूछा भी था RO की परीक्षा के किस भाग में है, तो 335A में अनुच्छेद में है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या कितनी होगी? तो 21 होगी। याद रखिएगा, सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 21 होगी। और सहकारी समितियों संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9B में किया गया है। भाग 11B में, 9B नहीं 11B है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ये सही है, सहकारी समितियों का भाग 9B में है। यहाँ पर दिया है भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है, 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित है और 9B में सहकारी समितियों से संबंधित है। और सहकारी समितियों से संबंधित संविधान संशोधन 97वां है, ये भी याद रखिएगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो याद रखिएगा, पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायत की संरचना के लिए राज्य का राज्यपाल उपबंध करते हैं। तो पंचायत की संरचना के लिए राज्य के राज्यपाल उपबंध कर सकते हैं। आगे देखते हैं
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को माना जाता है। बी आर मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में पंचायती समिति बनी थी 1957 में, जिसने 1959 में रिपोर्ट दी थी और उन्हीं के आधार पर राजस्थान के नागौर में सबसे पहले 1959 में 2 अक्टूबर को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था नागौर जिले में। और नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन समिति के अंतर्गत नगर पंचायत, ये नगर पंचायत कहाँ है, फिर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तीनों शामिल हैं। तो जिला नियोजन समिति के अंतर्गत नगर पंचायत, ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत तीनों आते हैं। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापने को कहती है रिजर्व बैंक से। तो नोट की आपूर्ति जब बाजार में बढ़ेगी तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि है 2015 से लेकर 22 तक। तो याद रखिएगा 2015 में शुरू हुई थी, 22 तक इसको सबको मकान उपलब्ध कराना है आवास योजना के तहत। नेक्स्ट है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 में आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस कमेटी ने दी थी? तो केलकर कमेटी ने दी थी। याद रखिएगा इनकम टैक्स में जो छूट मिलती है 80 के तहत उसको समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं 2005 में शुरू की गई भारत निर्माण योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण आवास सही है, ग्रामीण स्वच्छता भी सही, ग्रामीण स्वच्छता नहीं थी, पेयजल भी था, ग्रामीण सड़क भी था। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो ग्रामीण स्वच्छता नहीं थी। इसमें छः लक्ष्य रखे गए थे भारत निर्माण योजना के तहत, तो उसमें ग्रामीण स्वच्छता नहीं थी। बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई, पेयजल ये सब थे। नेक्स्ट देखते हैं 64 कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं उच्च किस्म के बीजों का वितरण, उत्पादन तकनीक का निदर्शन, फसलों की नई किस्मों का प्रचार प्रसार, ये सब उद्देश्य थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में शुरू किया गया था। इसमें चावल, गेहूं, दलहन आदि का उत्पादन बढ़ाना था। इसमें साख सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण इसका लक्ष्यों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है बायोगैस में मीथेन होती है। तो बायोगैस कूड़ा करकट खरपतवार आदि से बनाई जाती है। तो इसका मुख्य घटक मीथेन होता है CH4, जो कि लगभग 50 से 60% तक होता है। और दूसरे स्थान पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 30% के आसपास होती है। और अन्य गैसें होती हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। नेक्स्ट है मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी कोई भी वस्तु हम 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक लाएंगे तो साफ नहीं दिखाई देगी, उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना जरूरी होता है। इसी प्रकार मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और उल्टा इसका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोटर बदलती है। ये भी याद रखिएगा, दोनों का अंतर है। डायनमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है और मोटर जो होती है विद्युत मोटर, वो विद्युत को ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है कि विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान का मापन किया जाता है। आगे देखते हैं वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। तो किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है वायु शक्ति में ऊर्जा का रूप गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। याद रखिएगा वायु शक्ति यानी पवन शक्ति, पवन ऊर्जा टरबाइन, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1921 में दिया गया था, याद रखिएगा। लेकिन इनका सबसे बड़ा सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत माना जाता है, E=mc²। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टेज सेल सौर सेल होते हैं। तो इसमें सौर सेल लगे होती हैं। आगे देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक दोनों रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। प्रश्न था कि किसका प्रयोग मंदक के साथ साथ प्रशीतक के रूप में भी होता है? तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। इसका अणु भार होता है 20। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। इसमें से ड्यूटीरियम से मिलकर बना होता है। ये भी याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में
नियंत्रक क्षणिक कैडमियम की होती हैं। आगे देखते हैं कि मानव में लघुत्तम मानव सदृश प्रदूषण में सदृश लघुत्तम कपी गिबन है। तो कुछ कपियों के नाम है, जैसे अब लघुत्तम कपी गिबन हो गया, सबसे बड़ा गोरिल्ला हो गया, और सबसे बुद्धिमान की बात की जाए तो चिंपैंजी होता है। एक और कपी होता है ओरंग उटान। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन के सीजन नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, बस बल्कि उसको परिवर्तित रूप में लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है मिर्च की क्षमता का कारण तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति। इसी प्रकार कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। आलू का हरा रंग सोलेनीन के कारण होता है, और टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। इसी प्रकार दूध का हल्का पीला रंग वो भी कैरोटीन के कारण होता है, और दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो याद रखिएगा, इसी कारण कार्बन मोनोऑक्साइड से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो थक्का जमा लेती है। नेक्स्ट है जीन के भीतर अनुक्रमण आधार पर परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार में परिवर्तन हो जाता है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर संतुलन तीनों के लिए जिम्मेदार है। याद रखिएगा, मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, सोचने विचारने आदि का काम करता है। पिछला मस्तिष्क जो होता है पश्चिम मस्तिष्क, शरीर का संतुलन बनाता है। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा क्विनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। याद रखिएगा मलेरिया की दवा। नेक्स्ट है कैफीन चाय तथा काफ़ी दोनों में पाया जाता है। कैफीन किस में पाया जाता है? चाय काफ़ी दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन करने में खमीर का प्रयोग, किस खमीर का प्रयोग होता है? सैक्रोमाइसीज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन ए गेहूं अंकुर के तेल से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए गेहूं अंकुर के यानी अंकुरित अनाजों में विटामिन ई पाया जाता है। इसकी कमी से नपुंसकता तथा बालों की कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट ल्यूकीमिया कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है, बहुत खटखट की आवाज़ हो रही है। तो ल्यूकीमिया कैंसर में WBC की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं। ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती को कहते हैं। और नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक दाता ब्लड किसे कहते हैं? तो O- को। तो O- का ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार AB सर्वग्राही है, किसी का भी रक्त ले सकता है। तो दोस्तों ये PCS प्री परीक्षा 2016 की उत्तर प्रदेश की, उसके प्रश्नों में से मैं महत्वपूर्ण प्रश्न छांट के लाया था। इसके अंतर्गत मैंने करंट से संबंधित प्रश्न तथा कुछ हल्के फुल्के प्रश्न छोड़ दिए थे, बाकी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया था। वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।